ओके, तो भाइयों बहनों होगा क्या, देखो असाइनमेंट हम असाइनमेंट 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और पहले मैं आपको तरीका भी बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। मैंने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपको करा दिया था, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस हमने कर लिया था, राइट। अब उसके अंदर बचेंगे कौन कौन से टॉपिक, उन चीजों को देखते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा, ठीक है। कैसे क्या चीज आएगी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे, ठीक है जी। सपोज करो, देखो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस के ऊपर क्वेश्चन आना है। मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीके का आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 चीजें ली। सपोज मैंने NaCl ले लिया, Na2CO3 ले लिया, एक यूरिया ले लिया और एक ग्लूकोज ले लिया। इसका 1m लिया, इसका 1m लिया, इसका 1m लिया, 1m लिया, which has the highest boiling point। अब मैंने वो यहाँ पे आपको दे दिया 4 चीजें। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि यार इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल के बताओ क्या होएगा। हमें क्या दिया, इन्होंने 4 चीजें दी, 4 चीजों में से हमें एक चीज बतानी है कि which salt या which salt has the highest boiling point, ठीक है। इन्होंने एक मोलारिटी दे दिया, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, I into Kb into M। अब M तो सभी का सेम है। अब ये जो सोल्यूशन बने हुए एक ही सॉल्वेंट में बने हुए हैं, सपोज करो वाटर में मैंने बना दिया, तो Kb किस चीज के ऊपर डिपेंड करता था, Kb की वैल्यू नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये भी मेरा कांस्टेंट रहेगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या रहेगी मेरी, I। इसको तोड़ता हूं तो I कितना जाएगा, 2 आएगा। इसको तोड़ता हूं तो I कितना आएगा, कितने पार्ट्स में टूट रहा है, सोडियम कार्बोनेट 3 पार्ट्स में टूटेगा, 2 सोडियम बनेंगे और एक कार्बोनेट आयन बन गया, तो I की वैल्यू 3 होगी। I इक्वल टू 1, I इक्वल टू 1, क्योंकि ये क्या है हमारे लोन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो I की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, बट उसमें एक भी मैंने ये नहीं बोला कि आपको जेई का है या नीट का क्वेश्चन है। अभी हम करेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। समझ आया कैसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब वो आपको 4 चीजें देगा और उनमें से कंपैरिजन करके मुझे चीजें बतानी है कि कौन सी चीज क्या होएगी। क्लियर है, समझ आया। चलो अभी हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है डिफाइन द टर्म, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। ये हो जाएगा भाई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी, कल पेपर में भी था, these are the property which depends on the number of particles irrespective of its nature, है ना। it helps to find out the molecular mass। क्या कर रहे थे, जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनमें हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। हमने कोई भी जितने भी हमने फॉर्मूले किए थे उसमें जो Mb था वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट था, और वो क्या आ रहा था, हमेशा डिनोमिनेटर में आ रहा था, ठीक है। अब चाहे चेक कर लेना, दोबारा से फॉर्मूले लिख के देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। उसके बाद है हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट। वेपर प्रेशर इतनी बड़ी कहानी की थी, जब मैंने कोई सॉल्यूट डाल दिया किसी सॉल्वेंट के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। उसी चीज पे हमने चारों की 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 30 grams of urea is dissolved in 846 grams of water, calculate the vapor pressure of water for this solution if vapor pressure of the water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, ठीक है। जाके आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है जी। क्लियर है, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, राइट। PS मुझे निकालना है, P0 गिवन है, WB गिवन है, MA गिवन है, सब कुछ गिवन है, एक PS निकालना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाटर इज
सी ऑप्शन कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। अदरवाइज इस टाइप में क्वेश्चन में क्या होएगा, अगर देखो इसने तो यहाँ पे दे दिया 100 डिग्री सी, 100.52, 100.104, 100.26, अगर वो करता है यहाँ पे दे देता, एक में 100 डिग्री सी है, एक में 99.8 डिग्री सी हो गया, एक होता 101.42, एक हो जाता हमारा 98.7 डिग्री सी। तो इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें आंसर क्या आ जाना था, क्योंकि जब भी हम कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं, चाहे वो वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा क्या होएगा, इंक्रीज होना है। हो जाएगा ये, उसके बाद है फोर्थ हो गया, फिफ्थ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Elevation in boiling point is directly proportional to molarity. क्यों? Concentration molarity से directly molarity के भी directly proportional होता है। ओके जी, चले आगे। Okay, question number 6. Define the following term molar elevation constant Kb. इसके definition मैंने लिखवाया हुआ है। Kb की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा Tb is equal to क्या हो जाएगा? Kb into m। ठीक है जी। अब यहाँ पे Kb को डिफाइन करना है, तो क्या हुआ? कितना मेरा वेरिएशन आया बॉइलिंग पॉइंट में when concentration is 1 m, when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of सॉल्वेंट। मैंने डेफिनेशन लिखवाया आपको इस चीज का, ठीक है। आपको असाइनमेंट मिल गई थी ना कोर्स वाली, ऑनलाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 0.1 m KCl is higher boiling point than 0.1 m ग्लूकोज। इसका ए हो जाएगा भाई, assertion and reason दोनों करेक्ट है। मोलारिटी का अगर मोलारिटी के साथ फॉर्मूला लगाओगे, m is equal to 1000 m into mb minus 1000 d, they are directly proportional, directly और indirectly they are related, तो वहां पे हो जाएगा। देखो चीज क्या थी, उन्होंने बोला कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, दैट इज कंसंट्रेशन, तो इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए। 0.1 m KCl सॉल्यूशन दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है 0.1 m यूरिया दिया ना, ग्लूकोज दिया है। अब KCl जो था, देखो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं KCl को पानी में डालूंगा, है ना, तो वो क्या करेगा, टूट जाएगा। 0.1 m या मोल मेरा पोटेशियम आयंस बन जाएंगे और क्लोराइड आयंस बन जाएंगे, और जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी होगी। देखो यहाँ पे वही ये वाला फॉर्मूला हो गया, एक में KCl ले लिया और दूसरा क्या था हमारा, ग्लूकोज। यहाँ पे I की वैल्यू 2 थी, यहाँ की वैल्यू 1 है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, KCl वाले का। सेकंड, मीट इज प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम बाय सॉल्टिंग, ये मैंने आपको बताया था, मैंने लिखवाया भी है इनफैक्ट ये आपको। बैक्टीरिया जो था वहां पे वो किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑस्मोसिस होएगा, पानी बाहर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो बैक्टीरिया था वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, why does the solution containing non-volatile solute have higher boiling point than the pure solvent? इतनी बड़ी कहानी की है यार हमने, बार बार हर इसमें लिखते थे, जब भी सॉल्यूट आ जाएगा सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। Why is elevation of boiling point is a colligative property? Because it directly depends on the molarity. ठीक है जी, हमने पढ़ा था lowering in vapor pressure, that is not a colligative property, but relative lowering pressure जो था वो colligative property था because of
because it is directly proportional to मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी। अगर वहां पे लिखा हुआ है सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक है, कोशिश की गई है छोटी छोटी चीजें जो है यहाँ पे जो पूछी गई है वो सारी मैंने कवर अप की है आपको। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि जो हमने ना किया हो, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 18 grams of glucose C6H12O6 molecular mass 180 gram is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will this solution boil? किया हुआ ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने, ठीक है। आप जाके प्रीवियस वाली जो लेक्चर्स हैं उनमें जाके देखोगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना ये जो सीबीएसई में आए हुए हैं इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, कोई नई चीज नहीं होगी। वही जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे किए थे, जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सेम आएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले फिर भी मैं कराऊंगा आपको, ये वाले नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 grams of CaCl2 to 200 grams of water। Kb की वैल्यू गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2 इज गिवन। अब CaCl2 है भाई, बनो CaCl2, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपने इसे पानी में डाला ये डिसोसिएट करेगा। किस किस पार्ट में डिसोसिएट करेगा? Ca+2 और 2Cl माइनस। I की वैल्यू क्या आ जाएगी? N की वैल्यू क्या होगी? 3। ठीक है, N की वैल्यू हमेशा 3 फिक्स है, I की वैल्यू वेरी कर सकती है। अभी तो यहाँ पे उसने कुछ नहीं बोला कि 100% डिसोसिएट हो रहा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो बी टेक के ये 100% डिसोसिएट करेगा। ठीक है, अगर वो बोल देता कि 100% नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होती? 2 पॉइंट समथिंग हो जाता। क्लियर है? करें इसे सॉल्व या हो जाएगा। बस आई की वैल्यू थी एक मेन चीज। तो आप लोगों ने स्कूल में जाके, मैंने बोला था आपको पूछने के लिए, पूछा है? अरे बाकी तो गए थे, आप तो गए थे, आप भी गए थे, आप भी गए थे भाई, वो पूछ लेना। ठीक है, ठीक है साहब। एक बार भाई अगर गलती हो गया तो क्या करोगे? आंसर सही आ रहा है, आंसर तो हमने हाइब्रिडाइजेशन की उस पे निकाल दिया था। ठीक है ना, बहुत सारी रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक वाली भी मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा वो तो। ठीक है, बट आपको चीजें वो पता होनी चाहिए कहाँ पे कैसे आएगा। ठीक है, एक बार टीचर से कंफर्म करना यार, छोटी सी कहानी है, जाके प्लीज कंफर्म कर लीजिए। आपने भी पूछा ना, चलो कोई बात नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट x इज, अब देखो x पॉइंट पे क्या हो रहा है, किसका ग्राफ है ये? देखो खोलो जरा, ग्राफ खोलो जरा, देखो जरा, मैंने वो ग्राफ बनवाए हैं। ग्राफ ऐसे नहीं बनवाए थे। अरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम बताओ। हाँ, डिफरेंशिएटिव पॉइंट, इसलिए आपको ये बनवाए हैं मैंने। ठीक है जी, ऐसे नहीं कि हवा में जाके बैठ के सर्च कर दो। और क्या बोलते थे डिफरेंशिएटिव फ्रीजिंग पॉइंट को? क्या बोलते थे? क्रायोस्कोपिक, 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 राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नहीं मिला चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा वो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 grams ऑफ ग्लूकोज इनटू 50 grams ऑफ वाटर। कर लीजिएगा अपने आप, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, सब कुछ गिवन है, वहां पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग, ये तो हो गया 39 aqueous solution of sodium chloride freezes below 273 Kelvin. Explain the lowering in freezing point of water with the help of suitable diagram। डायग्राम ये ऊपर बना हुआ है आपका,
ठीक है जी। और डायग्राम में और क्या बताओगे आपके भैया, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमने डाला फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है जी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है यहाँ पे। अब क्यों हो रहा था, क्योंकि जब मैंने सल्यूट डाल दिया, सल्यूट डालने से क्या हुआ, हाँ जी, सल्यूट डालने से क्या होएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। और फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है, किसी भी चीज का फ्रीजिंग पॉइंट कब आता है, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, जो सल्यूट है ना वो फ्रीज नहीं करता, सल्यूट कभी भी फ्रीज नहीं करता। फ्रीज करता क्या है हमारा, सॉल्वेंट। आपने सुना होगा कश्मीर में एक लेक है, डल लेक है ना। अब वो सर्दियों में क्या होती है, फ्रीज कर जाती है। अब बीच में क्या उनके वो बोट्स वगैरह है ना, अब क्या वो बोट भी मतलब फ्रीज करती है, नहीं। अब सल्यूट इज लाइक दैट थिंग, सल्यूट उसमें बीच में वैसे फंस जाएगा, सॉल्वेंट जो है वो मेरा फ्रीज करता है। ठीक है जी, सॉल्वेंट फ्रीज करता है, सॉल्यूट तो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में है तो वो पहले ही फ्रीज हुआ है। क्लियर हो गया, समझ आया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ ascorbic acid, molar mass 170 to be dissolved in 75 grams of acetic acid to lower its freezing point by 1.5 डिग्री C। हो जाएगा ये, चलो एक बार कर लेते हैं, बड़े सारे क्वेश्चन हमने निकाल दिए। 14 है ना, एस्कॉर्बिक एसिड वाला, करिए जरा। किस किस के पास नहीं है असाइनमेंट, जरा हाथ खड़े करें। 1 2 3 4 5, बाकी सबके पास है, आपके पास है, ठीक। चलिए बाकी सबके पास है ना, जो घर पे छोड़ा है उसकी उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो घर जाके मिल जाएगी, पेज खराब मत करवा। ठीक, हाँ जी, एस्कॉर्बिक एसिड निकालिए जरा फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब डब्ल्यू निकालना है भैया हमें। एमबी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 176 ग्राम्स पर मोल। डब्ल्यू दिया हुआ है 75 ग्राम्स। फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ कितना दिया हुआ है हमें, 1.5 डिग्री सी। केएफ की वैल्यू गिवन है 3.9। तो फॉर्मूला क्या है भैया, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केएफ इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यूए इंटू एमबी। क्या निकालना है, ये निकालना है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। डब्ल्यूबी विल बी इक्वल टू डेल्टा टीएफ की वैल्यू 1.5, डब्ल्यूए की वैल्यू कितनी है 75 इंटू एमबी की वैल्यू 176 अपॉन केएफ 3.9 इंटू 1000 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, क्लियर है, हो जाएगा भाई मैडम। चलिए जाएंगे, ओके निकल जाएगा बस, बाकी तो। हाँ जी कितना आ रहा है, 5.07 ग्राम।
यूनिट्स भी लिखने हैं, फाइन, हो जाएगा जी। चलो next we have question number 15, a 4 point solution weight by weight of sucrose, molecular weight 342 grams per mole in water, has a freezing point of 271.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water. The freezing point of pure water is 273.15 degree. कैसे निकलेगा ये? अब उसने दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए। पहला उसने बोला कि 5% W/W था, उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया हुआ है, डेल्टा TF निकल जाएगा हमारा। हाँ जी, डेल्टा TF निकल जाएगा। डेल्टा TF कितना होएगा? 273.15। फॉर्मूला था हमारा डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। TF नॉट ये था 271.15, डेल्टा TF कितना आ गया? 3 केल्विन, 2 केल्विन आ गया। 0.4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, WB की वैल्यू में कितनी दी हुई है? 4 ग्राम्स। WA कितना हो जाएगा? 96 ग्राम्स। MB हमें दिया हुआ है 342 ग्राम्स पर मोल। उसके बाद KF की वैल्यू कितनी है? KF की वैल्यू नहीं गिवन है। KF की वैल्यू वाटर की 0.52 केल्विन kg पर मोल होती है ना। एक बार लेट मी जस्ट सो केवी नहीं होती, 1.86 होती है। 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है जी। इसके लिए निकालेंगे हम पहले डेल्टा TF निकालेंगे। एक मिनट में, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF into WB into 1000 अपॉन WA into MB। यहाँ से हमारा निकलेगा भैया KF। KF की वैल्यू गिवन ही नहीं है, KF की वैल्यू पहले निकालेंगे। यहाँ से KF की वैल्यू आएगी। दूसरे वाला कौन सा है? 5% सोल्यूशन है। 5% सोल्यूशन ऑफ किसका भैया? 5% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज वाला कौन सा है? C6H12O6। तो यहाँ पे WB कितना हो जाएगा मेरा? 5 ग्राम्स। MB कितना हो जाएगा? 180 ग्राम्स पर मोल, इसकी वैल्यू गिवन है। और WA हो जाएगा मेरा 95। KF की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल जाएगी। और डेल्टा TF निकाल देना हमें। उसको मिल नहीं रहा। WA क्या है? 96। यहाँ पे 90, पहले वाले में 96 आएगा। लिखा है 96। ठीक है जी, 96 आ जाएगा। समझ आ गया जी? इधर से केवी निकाला और इधर वैल्यू पुट कर दिया। बड़ा क्वेश्चन है। कैलकुलेटर का यूज करना है यार, आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है? बेटा ऑन करना वो वाला स्विच। हाँ जी, कितनी आ रही है वैल्यू? 11.6। इतनी तो नहीं आएगी, 1.86 आ रही है। वो डेसिमल आगे पीछे हो गया लगता है। टेंटेटिव 2 है। हाँ टेंटेटिव 2 है ना।
R2 है। देख साहब कितना आ रहा है? चलो यार क्वेश्चन समझ में आ गया, अगले में चलते हैं हम। कर लेना लग जाएगी, कैलकुलेशन ही पार्ट रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। हाँ 16.4 पता नहीं, चेक कर लेंगे। कोई नहीं, 16.4 हो जाएगा यार, कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट ही है यार। और उसके बाद वो के एफ वाली ये वाली निकाला। यहाँ पे जो के की वैल्यू कितनी आ रही है आप कह रहे हो? 16.4 और 2 ले ले, यहाँ पे निकाल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। raw mango placed in saline water loses water and shrivel into pickles। सही है ये तो, है ना? वो अचार बनाने के लिए आम का। थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस रॉ मैंगो, सही है? सॉरी ऑस्मोसिस से होता है, ये गलत है। असर्शन सही है हमारा, रीजन गलत है, तो कौन से वाला हो जाएगा? डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रीजन क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, सही है? ए ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही थी? वो कंसंट्रेशन था, मोलैरिटी या मोलैरिटी, दोनों सही है। और एक्सप्लेनेशन, अरे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भाई किस चीज के ऊपर? सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रही थी ना, समझ रहे हो? lowering in vapor pressure is not a qualitative property, but relative lowering मेरा था, क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा था? मोल फ्रैक्शन आ रहा था ना। तो यहाँ पे तुम मोल फ्रैक्शन, कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, मैंने वो क्या बताया था आपको? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस चीज के ऊपर डिपेंड? या वो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने थे। अगर मैं यहाँ पे मोलैरिटी ना रखूं तो क्या मैं उससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकूंगा? उसी वजह से तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो। Question number 18. What happens when a pressure greater than osmotic pressure is applied on the solution side separated from solvent by a semi-permeable? रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है जी? रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा वहां पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये भी कल आया था। Give reason measurement of osmotic pressure method is preferred for determination of molar masses of macromolecules such as proteins and polymers। क्यों जरूरत पड़ती है? देखो हम ऑस्मोट, ये मैंने भी पूरा आंसर लिखवाया आपको। ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इसलिए यूज करते हैं बिकॉज एक तो ये रूम टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज को, किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल को हाई टेम्परेचर तक या लो टेम्परेचर तक लेके जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? खराब हो जाती है, डीनेचुरेशन हो जाती है। तो इसी वजह से, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या आती है? बड़ी वैल्यू आती है, इसी वजह से हम इसे यूज करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा। 20. Define the following term: osmotic pressure, pressure which just stops the flow of solvent from higher concentration to lower concentration of solvent, that is osmotic pressure। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, what are isotonic solutions? ये भी मैंने लिखवाया था आपको। सॉल्यूशंस दो जिनकी इक्विमोलर क्वांटिटीज में होंगे और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बराबर होएगा। अगली बारी इधर आएगी, पूरी क्लास को मौका दिया जाएगा। पूरी पीछे पड़ेंगे तो मिलेगा, नहीं पीछे वाले को मिलेगा।
पूरी क्लास से मुफ्त खाने का। चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 फॉर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही छोटा सा ट्विस्ट है, 5% है तो 5% सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा 5 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम नहीं करना, 100 ml लेना है, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर में इतना सा फर्क आएगा, बाकी कोई चीज नहीं है। ठीक है जी, तो WB भी आ जाएगा और मेरे पास V भी मिल जाएगा मुझे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। Out of 1m glucose and 2m glucose, which one has higher boiling point and why? 2m वाला, because वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा। खत्म। क्वेश्चन नंबर, what happens when external pressure applied becomes more than osmotic pressure of the solution? रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंस इफ वी प्लेस blood cells in solution containing 1.2% solution sodium chloride solution and 0.4 sodium chloride solution? ये दोनों मैंने आपको बताए थे, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनेगा और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनेगा। एक केस में जहाँ पे 1.2% डाला वहां पे वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, और जहाँ पे 0.4 है वहां पे पानी अंदर जाएगा, सेल अप हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? क्योंकि हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.9% NaCl, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, नॉर्मल सलाइन बोलते हैं वैसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 25 at 300 degree C 30 grams of glucose present in 1 liter of its solution has an osmotic pressure of glucose solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? निकल जाएगा जी ये, what would be its concentration? क्या होएगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, टी भी मालूम है, आर भी मालूम है, सी निकालना है, पाई भी मालूम है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है वहां पे कई चुगलियां कर रहे हो यार, ये देख रहे हो पता है लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म वाटर फैक्टर। वाटर फैक्टर क्या था भाई? आई क्या कर रहा था, जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस थे वहां पे हमें हेल्प कर रहा था, और उसके मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाया और उसके फॉर्मूले भी लिखवाए थे, है ना। ऑब्जर्व्ड कैलिब्रेटेड प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कैलिब्रेटेड प्रॉपर्टी, ऐसे मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, जिसमें 2 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एब्नॉर्मल मोलर मासेस। ठीक है, मैंने 2 एग्जांपल से भी आपको समझाया था, एक KCl वाला एग्जांपल था, दूसरा कौन सा था, एसिटिक एसिड वाला एग्जांपल था। ठीक है, KCl वाले में मैंने आपको डिसोसिएशन सिखाया था और उस पे क्या सिखाया था, एसोसिएशन हुआ था। ठीक है, अब एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस आए क्यों, क्योंकि कोई भी चीज थी जो हमारी चल रही है, या तो वो डिसोसिएट कर गई या वो एसोसिएट कर गई। ठीक है, तब वो हमारा एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस शो कर रहे थे। Next question number 28, what is Van 't Hoff factor? What type of values can it have? Can it have if in forming the solution, the solute molecules undergo dissociation? ठीक है, थोड़ी इंग्लिश थोड़ी सी हाई-फाई लिखी हुई है, थोड़ी समझने में दिक्कत होगी। अब डिसोसिएशन में आई Van 't Hoff factor था, और इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 1 थी। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में क्या हो रहा था, आई लेस देन 1 था। क्लियर है? सो क्या है क्वेश्चन, तो जैसे हमने किया वैसे से ही क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 give reason. Elevation of boiling point of 1m KCl solution is nearly double that of 1m sugar solution because number of particles क्या हो रहे थे मेरे, ज्यादा हो जा रहे, डबल हो जा रहे थे। उसके बाद
Question 30. Assuming the complete dissociation, calculate the expected freezing point of the solution prepared by dissolving 6 grams of globular salts Na2SO4.NH2 in 0.1 kg of water. Kf for water given है 1.86 kg per mole, atomic mass given है. ठीक है जी. अब ग्लोबुलर सॉल्ट दिया इसने, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है ये. ग्लोबुलर सॉल्ट कौन सा है मेरा? Na2SO4.NH2. तो ये कितने पार्ट्स में टूटेगा इसे देखते हैं. 3 पार्ट्स में टूटेगा. वाटर कहाँ जाएगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसका क्या होगा फिर? ये सॉल्वेंट में चला जाएगा. ये किसमें टूटा? 2 सोडियम आयंस में और सल्फेट आयंस. तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए? 3 हो गए, राइट. टोटल पार्टिकल्स क्या हो गए हमारे? 3 हो गए. ठीक है सर. किसको नहीं मिलेगी? आपको तो मिल गई. अच्छा, एक बाइक को दो. ठीक है जी. आपको मिल गई ना? मैं ना हो गई. आपको तो मिल गई. ओके, ठीक है जी. क्लियर हो गया. 30th क्वेश्चन. सिर्फ आई की वैल्यू निकालनी थी. आई मिल गया अपने को. आई इक्वल टू 3 हो गया. उसने बोल दिया कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में क्या वेरिएशन आया वो निकाल लोगे. फॉर्मूला वही रहेगा. डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इनटू केएफ इनटू डब्ल्यूबी इनटू 1000 अपॉन डब्ल्यूए इनटू एमबी. दैट्स इट. आई की वैल्यू मिल जाएगी हमें. हो जाएगा. चलिए, क्वेश्चन नंबर 32. 0.01 31 है क्या? The freezing point solution containing 5 grams of benzoic acid in 35 grams of benzene depressed by 2.94 Kelvin. What is the percentage association of benzoic acid if it form a dimer in solution? ये क्वेश्चन हमने किया है क्लास में शायद. ये क्वेश्चन हमने डाइमराइजेशन वाला क्वेश्चन किया है. कल संडे था, संडे को किया था. जस्ट रिपीट दिस क्वेश्चन. नहीं किया? चलो करा देता हूँ. कहाँ गया? वेपर प्रेशर का है ये. वेपर प्रेशर वाला नहीं है. इसमें तो फ्रीजिंग पॉइंट है. कोई नहीं, कर लेते हैं. क्वेश्चन तो करने ही है अपने. अब बेंजोइक एसिड है भाइयों बहनों, देखो जरा. उसे मैंने बेंजीन में डाला तो वो डाइमराइज कर रहा है. तो मतलब हो गया C6H5COOH. 2 मोल्स डाले थे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1 मोल के अंदर. तो C6H5COOH होल ट्वाइस. क्लियर है? 2 तरीके से हो जाएगा. मेरे वाला तो तरीका है ये छोटे वाला. डायरेक्टली आई पुट करो और आंसर आ जाएगा. ठीक है. और फिर उसके बाद अल्फा निकाल लेंगे हम. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? WB मुझे गिवन है. WB गिवन है 5 ग्राम्स. MB गिवन है 122 ग्राम्स पर मोल. WA गिवन है 35 ग्राम्स. डेल्टा TF गिवन है 2.94 केल्विन. KF की वैल्यू गिवन है कितने? 4.9 केल्विन kg पर मोल. ठीक है, मैं अपने वाले तरीके से करा रहा हूँ. डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB. I की वैल्यू निकाल दीजिए. डेल्टा TB कितना हो गया? 2.94 इक्वल टू I इंटू KF. KF कितना है हमारा? 4.9 इंटू WB कितना है? 5 इंटू 1000 अपॉन WA 35 इंटू MB. MB कितना है?
122. So I will be equal to 2.94 into 35 into 122 upon 4.9 into 5 into 1000. चलो सॉल्व कितना आता है? जीरो पॉइंट 5124. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या करेगा, टाइमराइज कर रहा है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 5 होगी, लेस देन 1 होगी. अब अल्फा था, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, उसका फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस आई अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n. 1 माइनस 0.512 अपॉन 1 माइनस 1/2, क्या आएगा 0.488 अपॉन में 1/2. तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.488 इंटू 2 0.996, तो 99.6% मेरा जो है वहां पे एसोसिएशन हो गया. 0.976 तो कितना हो गया, 97.6% मेरा क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया. समझ आया? वैसे भी दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते थे. यहाँ पे क्या करते, एक बारी एमबी निकालते, एक बारी आप 3 तरीके से निकलता. एक केस तो ये हो गया, दूसरे केस में आप क्या करते हैं, एमबी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर वहां पे क्या करते हैं, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, उससे आई निकल जाता. तीसरा तरीका क्या था, आप डेल्टा टी एफ निकालते. ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करते, डेल्टा टी एफ निकालते. अब डेल्टा टी एफ निकालते तो वही ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, उसमें से आई का वैल्यू निकाल लेना था. 2 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको. आई के अगर आप देखोगे, वापस जाके देखो अपनी नोटबुक में, आई के 2 फॉर्मूले लिखवाए थे. आई के 2 फॉर्मूले लिखवाए, कौन कौन से थे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरा था नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड नॉर्मल मास. ठीक है जी. तो एक बारी में इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक बार तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया आई. दूसरे केस में हम क्या करते हैं, एमबी एक मुझे गिवन है, दूसरे वाले में इसके अंदर वैल्यूज पुट करके दूसरा एमबी निकालते, तो वो कैलकुलेटेड आ जाता. तीसरे केस में क्या करते हैं, हम एक डेल्टा टीएफ हमें गिवन है, एक हम निकालते और उनको कंपेयर कर देते, तो आई की वैल्यू आ जाएगी. समझ आ गई जी? Next we have question number 32. A 0.01 m aqueous solution of AlCl3 freezes at minus 0.068 degrees C. Calculate the percentage of dissociation. कितने परसेंट मेरा वो डिसोसिएट हुआ, AlCl3 है, कितने पार्ट्स में जाएगा, हाँ जी, कितने पार्ट्स में टूटेगा ये, 3 या 4, Al प्लस 3 में जाएगा और 3Cl माइनस में जाएगा, तो N की वैल्यू 4 हो गई. आई उसने बोला निकालो, आई उसने बोला निकालो. ठीक है जी, क्योंकि उसने परसेंटेज बोला कितना डिसोसिएशन होने वाला, तो आई की वैल्यू चाहिए. आई की वैल्यू निकलेगी तो फिर हम अल्फा वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आई निकालेंगे और अल्फा की फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 हो जाएगा ये. चलो करो जरा. थर्टी 32 क्वेश्चन.
डेल्टा टीएफ कितना आएगा, टीएफ माइनस टीएफ नॉट माइनस टीएफ। कितने में फ्रीज करता है वाटर, फ्रीज 0.0 माइनस में आ जाएगा 0.068। तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, 0.068 डिग्री सी। ठीक है जी। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। मोलैरिटी डायरेक्टली दी हुई है, डब्ल्यू बी एम बी की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.01 एम। आई की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा टीएफ की 0.068 आ गया। के एफ की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 1.86, एम की वैल्यू 0.01, आई की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आने वाली है, 0.068 अपॉन 1.86 इंटू 0.01, 3.65 आ गई। ठीक है, आई की वैल्यू आ गई, अल्फा चाहिए था हमें 3.65 माइनस 1 अपॉन एन, एन कितना था 4 माइनस 1, तो ये आ गया 2.65 अपॉन 3। जीरो पॉइंट एट एट, अभी एक और भी चाहिए, उसके बाद 3 निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा 88.3% डिसोसिएट करेगा। ठीक है जी, AlCl3 कितना डिसोसिएट कर रहा है, 88.3% डिसोसिएट करेगा। समझ आ गई है, कोई कंफ्यूजन है जी? अभी जाके घर जाके क्या करना है आपको, ये असाइनमेंट सॉल्व करनी है और वहां पे स्टेपल कर देना, बुक में ही नोटबुक में स्टेपल कर देना और वहीं से आप इसे सॉल्व करना शुरू कर देना, तो वहां पे आपके पास ताकि रहे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 32, 31, अच्छा 33। A solution containing 58.5 grams of NaCl per liter of solution. It has an osmotic pressure of 4.75 atm at 27 degrees C. Calculate the degree of dissociation of NaCl in this solution. चलिए करिए जरा क्वेश्चन। हाँ जी करिए जरा क्वेश्चन। क्लास डिस्कस क्या चलिए करिए। लगी इसमें जख्म हो गया, मैं गोली मार दी ना, कोई तरह नहीं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करिए जरा। अब कितना मेरा NaCl जो है वो डिसोसिएट कर रहा है, ये चीज हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। WB हमें क्या हुआ है 5.85, MB हमें गिवन है छुट्टी करता था। वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, पाई गिवन है हमें 4.75 बार, टेम्परेचर 27 डिग्री सी, तो उसे हम कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में, तो वो आ जाएगा 300 केल्विन। आर की वैल्यू दी हुई है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी, तो पाई इज इक्वल टू आई इंटू WB इंटू आर इंटू टी अपॉन MB इंटू V। ठीक है जी, निकालना है आई की वैल्यू निकालना है, कितने परसेंट है। आई इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी है, आई विल बी इक्वल टू पाई की वैल्यू होगी 4.75, MB की वैल्यू कितनी 58.5 इंटू बी कितना दिया हुआ है 1 लीटर, यहाँ पे 1000 कर देते हैं, अपॉन में आ गया WB कितना है हमारा 5.85,
R की वैल्यू 0.082 और T 300। चलो 4.75 into 100 upon 1.99 कितना आ रहा है 1.9 1.9। आई की वैल्यू 1.9 आ गई। अल्फा पूछा उसने I -1 अपॉन n -1। आई की वैल्यू 1.9 आई -1 और n की वैल्यू कितनी हुई थी। NaCl कितने पार्ट्स में टूटा 2 पार्ट्स में टूटा तो 2 - 1 तो यहाँ पे आ गया 0.9 अल्फा। तो मतलब 90% जो था वो मेरा क्या हो गया भैया डिसोसिएट हो गया। NaCl जो था 90% मेरा डिसोसिएट हो गया। क्लियर है समझ आ गई थी। कैलकुलेशन पता नहीं मेरी सही है नहीं मैं तो आपकी वैल्यू बताई और निकल गया 1000 की है हो जाएगा। चले जी आगे। क्वेश्चंस में सारे चेक करूंगा आप लोगों के नेक्स्ट क्लास में। सीबीएसई वाले सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके किए होने चाहिए आपकी नोटबुक के अंदर। हाँ मतलब वो चेक कर लेना आंसर में डायरेक्टली ऐसे ही बता दिया कैलकुलेशन में मिस्टेक। ठीक है जी क्लियर है। 33 क्वेश्चन एटलीस्ट आपकी नोटबुक में होने चाहिए। सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव तो अभी करा रहे हैं कोई बात नहीं दोबारा से लिख लो प्रैक्टिस ही करनी है। कल को मैं जेई क्लियर करना ना नहीं करना तो मत करो। नीट करना है नहीं करना मत करो कोई जरूरत नहीं फिर करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन कर रहे हैं। द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड। ये वाला क्वेश्चन हो गया भाई सबका ऐसे ही करने हैं भाइयों। The following solutions were prepared by dissolving 10 gram glucose in 250 ml of water, 10 grams of urea in 250 ml of water. P2 आ गया 10 grams of sucrose in 250 ml of water. The right option in decreasing order of osmotic pressure is. अभी मैंने सबसे पहले जब क्वेश्चन करने लगे थे तो मैंने आपको बताया था किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या चीज आएगी कैसे ये क्वेश्चन होएगा। कॉमन सेंस के हैं भाई यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं यूज होने वाली है। कॉमन सेंस विल मेक यू इंटेलिजेंट है ठीक है बाकी आपकी इच्छा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे इन्होंने बोला 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज उसका पाई1 आ गया या P1 ले लिया इन्होंने इन 250 ml। 250 ml तो सभी में कॉमन है। उसके बाद 10 ग्राम्स ऑफ यूरिया एंड 10 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज। यहाँ पे P1 ले लेते हैं ये P2 हो गया और ये P3 हो गया। अब इसने बोला इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ में भी निकाला देखो यहाँ तक ये चीजें समझ में आई। उन्होंने 3 चीजें दी हमें एक थी क्या दे दिया ग्लूकोज दे दिया दूसरा यूरिया और तीसरा क्या सुक्रोज। सबसे पहली चीज हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का उन्होंने दिया हुआ है NH2CO NH2 होता है वहां पे उन्होंने N2H4CO करके दिया हुआ है सब कुछ। और तीसरा क्या हो गया सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है ये दिया हुआ है। अब आई की वैल्यू इसमें चेक करो। आई की वैल्यू यहाँ पे ये क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई वाला तो फैक्टर खत्म हो गया। अब पाई जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है CRT। अब C R भी कांस्टेंट T भी कांस्टेंट बचा सिर्फ पाई। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो W भी था वो सब में कॉमन है।
अब पाई जो है वो क्या हो रहा है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर इंटू टी अपॉन बी। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। बचा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 180, इसका कितना आता है 60, इसका कितना आता है। तो देखो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो पाई की वैल्यू क्या होगी सबसे कम। तो P3 जो है वो सबसे कम होएगा, उसके बाद P1 और उसके बाद समझ आया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब वो देख लेना, डिक्रीजिंग लिखा है इंक्रीजिंग लिखा है। डिक्रीजिंग तो सबसे ज्यादा किसका होने वाला है, P2 का सबसे ज्यादा है, फिर P1 का, फिर P3 का। उल्टा लगा दिया, ऑप्शन भी सही से लगाने हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे, जैसा मैंने सबसे पहले भी बताया था आपको, वो आई को या इन्हीं चीजों को कंपेयर करें। Okay, 35 question. The freezing point depression constant Kf of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. The freezing point depression for the solution of molarity is 0.78 m containing a non-electrolyte solute in benzene is rounded up to 2 decimals places. क्या होएगा, अब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया उसने, तो उसे आई का मतलब ही खत्म। डेल्टा टी फ्रीजिंग पॉइंट निकालना, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। एम की वैल्यू गिवन है, केएफ की वैल्यू गिवन है, डेल्टा टीएफ निकाल देंगे हम। निकालिए जरा क्या आ रही है, 5.12 इनटू 0.078। जीरो पॉइंट थ्री थ्री नाइन 0.4 आ जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए हाँ जी, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, निकल जाएंगे लग रहा है ऐसा, क्वेश्चन तो अपने आराम से निकलेंगे। ठीक है, बस जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके अंदर क्वेश्चन थोड़े से कुछ नहीं है, उसमें आई की चीजें मतलब बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। जितनी भी हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पड़ी है वो सारी की सारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिख लीजिए नोट बना लो वहां पे। Qualitative properties are inversely proportional to molecular mass of the solute. जितनी भी मेरी qualitative property है, they are inversely proportional to the molecular mass of the solute. क्योंकि जितने भी आप फॉर्मूला लिखोगे ना, उसमें mb क्या आ रहा है, हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होएगा उतनी कम उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी। समझ आ गया। Okay, question number 36. If G of non-volatile, non-electrolyte solute is dissolved in 114 grams of how non-octane, which mistake, N-octane होगा, is reduced its vapor pressure by 80 degrees C. The molar mass of the solute is N-octane होना चाहिए था, नॉन लिख दिया मैंने, तो वहां पे कुछ मिसिंग है, डेटा मिसिंग है। मैं एक मिनट, कौन से वाली नीट के क्वेश्चन है ना, मैं एक मिनट बुक लेके आता हूँ, करेक्शन कर लीजिएगा। एक मिनट, अब तो ये सारी बुक खत्म कर दोगे एंड तक।
अभी आप जानते नहीं इस तरह आप लोगों के साथ चेक कर रहे हैं। एट ग्राम्स वहां पे चेक कर लीजिएगा कि 8 grams of non-electrolyte solute is dissolved in 114 grams of N-octane. N-octane है to reduce its vapor pressure of 80%. The molar mass of the solute is given molar mass of N-octane is 114 grams per mole. हाँ जी निकालिए। मोलर मास ऑफ द solute is कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले ये बताओ। P minus PS, P naught minus PS. P naught minus PS upon P naught equal to WB upon MB into MA upon WA। ठीक है जी निकालिए जरा। चलिए करिए जरा। हाँ जी हो गया। अब P नॉट अब देखो P नॉट माइनस PS क्या आएगा जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो कितना हो रहा है। अब उसने बोला कि इट इज रिड्यूस टू 80%, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 80%। इनिशियल माइनस ये कर दोगे PS का 80% कम हो गया, बचा कितना मेरा 20 है 40 आंसर आ रहा है 40 आंसर। वेरी गुड। WB कितना है मेरा 8 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका मोलर मास ऑफ 40। अच्छा मोलर मास तो निकालना ही है हमने। MB निकालना है। MA कितना है 118 अपॉन WA कितने में डाला था। अच्छा 114 है यहाँ पे कितने में डाला था उसे 114 में ही डाला। अच्छा ये तो कैंसिल ही हो जाएगा 114 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 आ गया। MB की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 ग्राम्स पर मोल। दैट्स इट है। बहुत इजी है इसकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएगा यहाँ से। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है अभी 33 क्वेश्चन जाके आपको करने हैं तो 40 तक हम कर लेते हैं उसके बाद छुट्टी कर देंगे हम। तो 2 मिनट और। If molarity of dilute solution is double the value of molar depression constant Kf will be but Kf क्या है कांस्टेंट है भैया। Kf कांस्टेंट है उसकी वैल्यू नहीं डिपेंड कर रही भैया एक ही चीज है।
चाहे उसमें कोई भी सैल्यूट डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप सीधे बीटा तो रुक जाएंगे। Okay, which one of the following electrolyte has the same value of Ventov factor as that of Al2SO4 whole thrice if all are 100% ionized? अब उन्होंने बोला Al2SO4 whole thrice कितने पार्ट्स में टूटेगा भैया ये? 2 एल्यूमिनियम में और 3 सल्फेट आयन में, तो टोटल कितना आ गया? 5। हाँ जी, अब 5 में कौन से वाला पार्ट टूट रहा है? K3 FeCl6 नहीं टूटेगा, एल्यूमिनियम भी नहीं टूटेगा, ये पेरिफेरोसाइनाइड, ये गलत लिखा हुआ मैम ने। K4 FeCl6 है, फोर्थ वाला जो है ना K3, उसमें आगे पीछे हटा दीजिए, सी वाले पार्ट में K3 की जगह K4 ही है, K3 को काटा मार दीजिए। ठीक है, दीज आर कॉम्प्लेक्सेस। अब ये कैसे टूटेंगे? देखो, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ना भाई, वो एक ही पार्ट रहेगा यहाँ पे, ये पूरा एक ही स्पीशीज की तरह काम करेगा। तो ये कैसे टूटेगा? 4K प्लस और FeCl6 में। तो 4 पार्ट ये हो गए, एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए? I = 5 हो गए यहाँ पे, और इस वाले में भी I की वैल्यू क्या थी? 5। क्लियर है जी? कौन से चैप्टर में? कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके पास, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, अभी चैप्टर 5 है वो, वैसे 9 आपका सॉलिड स्टेट चला गया, सरफेस चला गया, पी ब्लॉक चला गया और मेटलर्जी चला गया। पहली बुक से 4 चैप्टर चले गए और सेकंड बुक से 2 चैप्टर चले गए। पता नहीं, अभी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो एनसीईआरटी से हटा दी, तो मे भी हो सकता है शायद वो कुछ मॉडिफिकेशन करके, अगर एनसीईआरटी से हटाएं तो शायद कोई रीजन होएगा ही, प्रोबेबल रीजन होएगा कि यार ये वाली चीज नहीं। पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर था, जो आप लोगों का उन्होंने काट दिया, क्योंकि लास्ट ईयर, हाँ नहीं पेपर, अब वही है कि देखो 19 चैप्टर रह गए, पहले 30 चैप्टर थे +1 +2 को मिला के, अब सिर्फ 19 रह गए। तो आप समझ सकते हो क्या होएगा। मे भी हो सकता है या तो नई चीजें कुछ लेके आए, क्या पता, क्या करेंगे, खुदा जाने। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। The boiling point of 0.2 moles per kg solution of X in water is greater than equimolar solution of Y in water. Which one of the following statement is true in this case? 0.2 moles per kg solution of X in water is greater than equimolar. मतलब X ही greater है as compared to Y, equimolar है। अब इसके दो जो मॉलिक्यूलर मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कम होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा टीवी यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं, सिंपल सी कहानी है, अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे तो क्या होता है, डेल्टा टीवी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा मेरा मॉलिक्यूलर मास। डेल्टा टीवी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके एमवी के। अगर मेरा एक्स का ज्यादा है, एक्स का बॉइलिंग पॉइंट मोर है, ठीक है, तो एमवी क्या होने वाला है उसका? क्या रहेगा जी? हाँ जी बताइए, क्या होगा? greater than which of the following is true? By x is, रुको यार, molecular mass of x is greater than molecular mass of y. Molecular mass of x is greater than molecular mass of y नहीं होएगा, molecular mass of x is
less than molecular mass of Y. Y is undergoing dissociation in water while X undergoes no change. X is undergo dissociation in water. D भी तो हो सकता है, D भी तो हो सकता है। I की वैल्यू बढ़ जाएगी उसमें, तो वो दिया तो नहीं है इलेक्ट्रोलाइट तो क्यों? उसने बता दिया डिसोसिएट हो रहा है तो हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ी बोला कि उसने इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ऐसी चीज थोड़ी बोली है। एक और चीज समझिए, डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है ना, है ना? हाँ, डिफरेंस है यहाँ पे। डेल्टा टीबी जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टीबी। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसकी वजह से बढ़ेगा? डिसोसिएट होने पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। अरे नहीं यार, सुनो ना, डेल्टा टीबी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एमडी के। अगर मेरे पार्टिकल्स यहाँ पे एक में तो वो डिसोसिएट नहीं कर रहे हैं, बट वो एक बार डिसोसिएट हो गए तो वो क्या करेंगे? हमारे ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेंगे उसकी सरफेस को, समझ रहे हो? तो वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये डेल्टा टीबी क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डी मेरा आंसर होएगा, है भाई मॉलिक्यूलर मास। अब डेल्टा टीबी सुनो 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 भाई साहब, डेल्टा टीबी है। अब डेल्टा टीबी से हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकाल सकते, हम तो क्या निकाल रहे हैं? उससे डिफरेंस निकाल रहे हैं। हमें क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट पूछा है उसने। अब बॉइलिंग पॉइंट का तो इस चीज से तो पता लग रहा है मेरे को कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। इक्विमोलर से क्या करोगे? वो तो कंसंट्रेशन है ना। डेल्टा टीबी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब डेल्टा टीबी किसके बारे में हम बात करें? डेल्टा टीबी का मतलब क्या था भाई? डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है जी। अब इससे क्या निकालोगे आप? किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। इस चीज से तो मेरा सीधा सीधा क्लियर हो रहा है। अब इसमें तो सपोज करो यहाँ पे ये 100 डिग्री सी पे कर रहा था, सॉरी 103 डिग्री सी पे कर रहा था, और ये 100 डिग्री सी पे कर रहा था, ठीक है। अब जो चीज मेरी डिसोसिएट हुई, बाय मेरा नॉन डिसोसिएट कर रहा है, कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा, नो डिसोसिएशन, और एक्स की डिसोसिएशन हो रही है। ये मेरा कितना था? 0.02 एम। ये भी कितना था? 0.02 एम। जब मैंने ये डाला, यहाँ पे कोई डिसोसिएशन हुई तो ये सरफेस पे आएगा। इसकी डिसोसिएशन हुई तो ये कितना हो गया? 0.04 एम में कन्वर्ट हो गया। अब ये ज्यादा सरफेस के ऊपर आ जाएगा। जब ये ज्यादा सरफेस पे आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अभी क्लियर हो गया? ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही है। तो ये सारे आप अपने होमवर्क करके लाएंगे नोटबुक में, ठीक है जी। चलो ओके भैया बहनों, बाय बाय।